नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार की नीतीश सरकार ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि आने वाले चुनाव के लिए एक बड़ा दांव भी समझा जा रहा है। इसे कमंडल के जवाब में मंडल की तैयारी भी मान सकते हैं। इस साल के अंत तक राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अगले साल पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे। इसे देखते हुए चुनाव से ठीक पहले जाति आधारित जनगणना का जारी होना केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिलना बताया जा रहा है। इसका खास तौर से राजस्थान चुनाव पर क्या असर होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण पर हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी से खास बात की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देख लेते हैं। बिहार में जो जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं। सम्राट जी, आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर सर्वेक्षण के कार्य में भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन था। हम लोगों ने जब सरकार में हम लोग शामिल थे तो हम लोगों ने इस काम की शुरुआत के लिए नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया था पूर्ण रूप से, और कैबिनेट से इसको पास भी कराने का काम है। अभी जो रिपोर्ट्स जारी हुए हैं, इसके आधिकारिक तौर पर हम लोग के पास उपलब्ध नहीं हुए। अध्ययन हम लोग इसको करेंगे और जब पूरे अध्ययन के बाद पार्टी अपने विचार जरूर रखेगी। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो नंबर्स हैं वो आपको लगता है कि वो सही हैं? देखिए, जो उन लोगों ने लिस्ट जारी किया है, लगभग लोग समझ यही रहे थे, लेकिन अब किस मैकेनिज्म के माध्यम से उन्होंने किया है, ये पूरे अध्ययन के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेगी। एक मेरा अंतिम सवाल है कि आपको लगता है कि जो पिछड़ा वर्गों का जो नया डेटा आया है, उसके आधार पर जो आरक्षण का अभी में जो प्रावधान है उसको बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दलित समाज के लिए, एसटी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए बाद में मंडल कमीशन आयोग बना, फिर रोहिणी कमीशन बने हैं। तो नरेंद्र मोदी जी लगातार इन चीजों पर अध्ययन करा रहे हैं। जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको तुरंत सरकार करने का काम करेगी। और वहीं केंद्र सरकार में मंत्री और बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह ने भी बिहार में हुए जाति आधारित जनगणना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आइए देख लेते हैं। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी अपनी इस पर टिप्पणी दी है। आइए उन्हें भी सुन लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि राजस्थान पर इस बिहार के घटनाक्रम का क्या असर पड़ेगा। आप जानते हैं कि राजस्थान में अगले 2 महीने में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ पर भी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा रहा है। अभी आपने हेडलाइंस में भी सुना था कि किस तरह से 3 जातियाँ ये मांग करें कि उन्हें भी ओबीसी में जगह दी जाए। और अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो ताकत है पिछड़े वर्ग की, करीब 3.5 करोड़ की आबादी, 51% और 21% आरक्षण है। सांसदों की बात करें तो 11 और विधायक करें तो 61। अनुसूचित जाति के 1,28,00,000 आबादी है, 17% होती है। और सांसद जो है 4 हैं और विधायक इनके 34 हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो आबादी 71 लाख है, 12% बनता है आंकड़ा, और इन्हें 12% आरक्षण दिया गया है। इनकी संख्या 3 है सांसदों की और विधायकों की संख्या 33 है। तो निश्चित तौर पर अब जबकि बिहार के ये आंकड़े सामने आए हैं, न केवल बिहार बल्कि अन्य राज्यों में भी ये मांग उठेगी। और राजस्थान के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में 11 अगस्त को जब राहुल गांधी की यहाँ पर एक रैली हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत भी शामिल थे। तो उस रैली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया था कि जो वहाँ पर ओबीसी का आरक्षण है 21% से बढ़ाकर 27% कर दिया जाएगा, ये राजस्थान में ऐलान किया गया था। और साथ ही कास्ट सेंसस का भी ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था, क्योंकि बिहार के ये आंकड़े आने के बाद, जो कि आप देख सकते हैं राजस्थान में वर्तमान आरक्षण क्या है, ओबीसी को 21%, अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 12% और मोस्ट बैकवर्ड को 5%, ईडब्ल्यूएस जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए 10% और इस तरह से कुल 64% आरक्षण है। इसमें अगर 11 अगस्त की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 6% आरक्षण देने की जो घोषणा है उसको जोड़ दिया जाए तो ये आरक्षण 64 + 6 कुल 70% हो जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपनी ओर से एक लिमिट है, अपर लिमिट है 50% की, उससे कहीं 20% अधिक होगा। तो ये आंकड़े इस तरह से दिखा रहे हैं कि राजस्थान का जो वर्तमान आरक्षण है 64% है और इसको बढ़ाकर 70% करने की बात है। वहीं आबादी और ताकत का अगर तुलना करें तो पिछड़े वर्ग की आबादी करीब 3.5 करोड़ है राजस्थान में, जो कि 51% का आंकड़ा बनता है। इसमें 21% आरक्षण की अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से जो संख्या है ओबीसी सांसदों की वो 25 में से 11 सांसद हैं ओबीसी वर्ग के। विधायकों की बात करें तो कुल 200 विधायकों में से 61 विधायक जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं। तो ये इनकी राजनीतिक ताकत जो है वो लोकसभा में और विधानसभा में है पिछड़े वर्ग की आबादी के हिसाब से। 51% उनकी आबादी है, उन्हें 21% आरक्षण अभी यहाँ मिला है, जिसको 27% करने की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। जी, तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। प्रोफेसर बद्रीनारायण जो कि गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ मिथिलेश जेवानी जी भी हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और साथ ही हमारे साथ अरुण शर्मा जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले प्रोफेसर बद्रीनारायण मैं आपसे शुरुआत करूँगा। आप किस तरह से देखते हैं आज जो जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े आए हैं? यहाँ पर यह स्पष्ट करना जरूरी कि जनगणना नहीं, क्योंकि जनगणना का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण कराया था जिसके आंकड़े जारी किए गए हैं। इन्हें लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये मंडल 2.0 की शुरुआत हो गई है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है अखिलेश जी, इससे एक नई तरह की राजनीति न केवल बिहार में, ये दूसरे राज्यों में भी पैदा होगी, और एक नए तरह का जो मंडल, जो आपने शब्द यूज किया है, मंडल की राजनीति का उभार जैसी बनेगी, और अन्य राज्यों पर भी दबाव पड़ेगा कि आप भी इस तरह की जनगणना कराएं। और इसका जो एक असर पड़ेगा न केवल बिहार की राजनीति में, दूसरे राज्यों की भी राजनीति में जो भी ये करेगा, जो बहुसंख्यकवाद अभी तक मुखर नहीं था, छुपे छुपे सोशल फैब्रिक में कहीं दिखाई पड़ता था राजनीति का बहुसंख्यकवाद, वो बहुत मुखर होकर के आ जाएगा। और वो जब मुखर होकर आएगा तो उसके काउंटर में, यानी वो एक तरह का काउंटर भी अपना प्रोड्यूस करेगा। वो काउंटर 2 तरह से प्रोड्यूस करेगा। हो सकता है उसके काउंटर में बहुत सारी जातियां जो फियर ऑफ नंबर, जो नंबर से डरती हैं, यानी उनसे ऊंची जातियां भी हो सकती हैं, दलित जातियां भी हो सकती हैं, वो इनके खिलाफ इकट्ठा। दूसरा हो सकता है कि ये ओबीसी एक होमोजेनियस वोट ब्लॉक के रूप में इमर्ज करने की जब राजनीति शुरू होगी, या चल भी रही है, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी के साथ इनका मुकाबला है जो कि खुद एक ओबीसी लीड पार्टी है। पीएम नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, बहुत सारे मंत्री ओबीसी हैं। दूसरा, उन्होंने बहुत एक छोटे छोटे स्तरों पर, यानी हर जगह नॉन डोमिनेंट दलित ओबीसी जातियों का एक अलायंस बनाया है डोमिनेंट के बरक्स, डोमिनेंट ओबीसी जातियों के बरक्स, जो कि इस तरह की कास्ट बेस्ड, आइडेंटिटी बेस्ड, मंडल बेस्ड सोशल रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स को लीड कर रही हैं। उनके बरक्स उन्होंने एक बना के रखा हुआ है, और उसमें बहुत माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग भी कर रखा है। जैसे भी आपने देखा होगा विश्वकर्मा योजना के तहत 18 जातियों का एक सब सेक्शन, यानी इकोनॉमिक्स, आइडेंटिटी ऑफ पॉलिटिक्स के साथ आइडेंटिटी ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स से उसको एक तरह से हॉरिजेंटल, यानी जो वर्टिकल एड्रेस करती रहती हैं ये कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स, हमारे डेवलपमेंट डिस्कोर्स को, उसको उन्होंने हॉरिजेंटल किया है। तो एक तरह से उनका जो है समग्र सामाजिक न्याय, जिसमें कि डेवलपमेंट बेस्ड सामाजिक न्याय का नारा है, जिसके साथ काम कर रहे हैं, इन दोनों की टकराहट भी शुरू होगी, और वो राजस्थान में भी होगी, अन्य राज्यों में भी होगी,
क्योंकि भले ही कास्ट सेंसस राजस्थान में अभी होने में समय है, लेकिन ये डिस्कोर्स आ जाएगा, और ये डिस्कोर्स आ जाएगा तो ये अगले चुनाव में डिस्कोर्स के रूप में चलेगा। तो ये मुझे लगता है। मिथिलेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, राजस्थान की अगर हम बात करें तो अभी 11 अगस्त को जो रैली हुई थी, जिसमें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की मौजूदगी में 2-3 बातें कही थी। पहली बात तो उन्होंने जातिगत गणना को लेकर बात कही थी कि कास्ट सेंसस कराई जाएगी राजस्थान में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो ओबीसी का आरक्षण है 21% से बढ़ाकर 27% किया जाएगा। तो यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को भांप चुके थे कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में ओबीसी का जो एक मुद्दा है ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और अब जबकि एक INDIA गठबंधन का एक हिस्सा है बिहार की, जहां पर RJD JDU की सरकार, इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, जाहिर सी बात है कि अगर बिहार में ये डेवलपमेंट हुआ कि जहां पर आंकड़े सामने आए हैं और आंकड़े ये भी बताते हैं कि ओबीसी की और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है इनकी संख्या कितनी ज़्यादा है, तो वैसे में राजस्थान में भी अब क्या ये बात उठेगी। और दूसरी बात ये भी है कि जो बात हमने भी हेडलाइन में जिक्र किया था कि 3 जातियां हैं राजस्थान में जो ये कह रही हैं कि उन्हें भी ओबीसी के कैटेगरी में शामिल किया जाए, तो वहाँ पर क्या आपको लगता नहीं कि एक के बाद एक इस तरह का ये भानुमति का पिटारा खुलता जाएगा और जो ओबीसी की संख्या है वो बढ़ाने के लिए और अपनी हिस्सेदारी को मांगने के लिए जो आवाज़ें हैं वो और ज़्यादा मुखर होंगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अशोक गहलोत ने पहले ही कास्ट इक्वेशंस और जो ओबीसी आरक्षण है उसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा था, एक मूल ओबीसी और एक ओबीसी। ओबीसी में जो जाट कम्युनिटी है जो राजस्थान में बहुत मेजर है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में सीकर की सभा में आरक्षण में शामिल किया था और उसके बाद कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। तो ये तो ईमानदारी की बात है कि राजस्थान में ओबीसी का जो वोट फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे भापने के ही लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम जातियों के आयोग बनाए, धरणीधर आयोग, तेली घांची आयोग, तमाम जातियों के आयोग बनाए। और पहली बार राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में सैनी समाज, साक्य समाज, कुशवाहा समाज की एकमात्र विधायक थी भाजपा से धौलपुर की, शोभा रानी कुशवाहा, उसको भी अशोक गहलोत ने झटक के अपने खाते में कर लिया राज्यसभा चुनाव में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि और जातियां अब इसमें शामिल होने की, क्योंकि राजस्थान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है और जिस तरीके से ओपीएस स्कीम लागू की है, जो पुरानी पेंशन है जिसको लेकर कल हमने देखा दिल्ली में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लागू कर दी है, तो अब हर आदमी चाहता है कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी में लगे और इस सरकारी नौकरी के लोभ में अब तमाम जातियां ओबीसी से जुड़ना चाहेगी। और जो राजस्थान में मेजर कास्ट है, गुर्जर आरक्षण आंदोलन हमने देखा है, राजस्थान का इतिहास आरक्षण के मामले में बहुत ज्यादा रक्त रंजित रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कर्नल किरोड़ी बैंसला उनके नेतृत्व में जो चलाया गया उसमें 73 गुर्जरों की शहादत हुई और उन्हें आरक्षण मिला 5% एमबीसी का आरक्षण। तो ये तमाम जातियों का जो मामला है अब फिर से निकलेगा, फिर आंकड़ा होगा, लेकिन निश्चित रूप से फिर ये भी निकलेगी बात कि जो सामान्य जाति को जो कोटा है, जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है कि 70% अगर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो भी मुद्दा गरमाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में अगर 6% आरक्षण और बढ़ जाता है, जो 70% आरक्षण हो जाता है, उसके बाद में इस राजस्थान में जातिगत जो संतुलन है उसको बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। हालांकि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री के जो सचिव हैं 90 हैं, उनमें 3 ओबीसी के हैं, तो जनता ये भी सवाल पूछती है कि जब आपका कार्यकाल था कितने सचिव, जो प्रमुख सचिव थे आपके केंद्र में, कैबिनेट सचिव थे, कितने ओबीसी के थे। तो ये अब जातिगत आंकड़ा, ये कहीं वीपी सिंह का याद दिलाने वाला मामला फिर होता जा रहा है। वो भी आंदोलन ऐसे ही शुरू हुआ था, मंडल आयोग की रिपोर्ट जब लागू की गई थी। तो कहीं न कहीं अब इस देश में एक नई तरीके की राजनीति, अब सिर वाली राजनीति शुरू हो गई है कि जिसके जितने सिर होंगे उसके उतने वोट होंगे, उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। तो ये राजस्थान की राजनीति में जो 2023 का चुनावी रण है, उस रण में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल। और अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अरुण जी, आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये जो बिहार की आज रिपोर्ट आई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये आपके ही गठबंधन के सहयोगी दलों की सरकार की रिपोर्ट है और आपकी भी ओर से मांग अब लगातार की जाती रही है कि ये जो आंकड़े हैं, जो यूपीए सरकार के वक्त SCCC हुई थी, सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सर्वे हुआ था,
उसको आंकड़े को जारी किया जाए। और साथ ही राहुल गांधी बार बार ये बात कह भी रहे हैं कि यूपीए की सरकार या INDI की सरकार बनने पर पूरे देश में कास्ट सेंसस भी कराई जाएगी और जो अन्य राज्य है वहाँ पर भी जातिगत सर्वेक्षण स्तर के कराए जाएंगे, उनके आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। लेकिन बिहार के ये आंकड़े आने के बाद राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आप किस तरह का असर इसका देख रहे हैं और कांग्रेस इस मुद्दे को आगे लेकर किस तरह जाएगी? देखिए, जो भारत का जो राजनीतिक नक्शा है और जो इतिहास है उसके हिसाब से जाति प्रथा एक कठोर सत्य है और वो मौजूद है। पूरा जो समाज है जातियों में विभक्त है और उसको देखते हुए हमारे संविधान के नायकों ने जब ये संविधान बनाया गया तो ये सारे प्रावधान रखे गए कि सभी को प्रतिनिधित्व मिले, न्याय मिले, सबकी सहभागिता हो, वो चाहे प्रशासन हो या चुनावों में हो। तो ये तो अब बिल्कुल स्पष्ट है। मतलब यहाँ तक कि आपने नोट किया होगा RSS के मोहन भागवत जी ने भी पिछले दिनों कुछ कहा है कि हमने जो नीची जातियां थी उनसे जो पाशविक व्यवहार 2000 साल तक किया, उसके लिए अगर हमें आगे के 200 साल तक कुछ कष्ट भुगतने पड़े तो हमको तैयार रहना चाहिए। मेरा मतलब ये एक व्यापक मामला है और इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान ने काफी डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस मामले में भी, प्रतिनिधित्व देने में। और रिजर्वेशंस का जहां तक सवाल है, छुआछूत के इंसिडेंट्स भी काफी कम हुए हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए पिछले 20 साल से किसी भी तरीके की कोई जनगणना नहीं हुई है। जो लास्ट सेंसस था वो 2011 का था, वो भी पब्लिश नहीं हो पाया। और उसके बाद 2021 में शायद कोरोना की महामारी की वजह से ये नहीं हुआ। और अब ये कब सेंसस होगी ये अभी तक निर्धारित नहीं है। तो ऐसे में ये सवाल उठना कि OBCs का या दूसरी जातियों का अगर करेक्ट प्रतिनिधित्व नहीं है तो ये समय है कि उसका कोर्स करेक्शन किया जाए। और हर जाति की गणना के बिना देखिए कोई भी योजना बनती नहीं है। ये सिर्फ नौकरियों का सवाल नहीं है, ये भागीदारिता का सवाल है और इसको तो तय इस देश को करना ही पड़ेगा। और उस दिशा में ये बहुत जरूरी है कि जनगणना हो, जाति को ध्यान में रखते हुए भी हो, ताकि एग्जैक्ट पिक्चर सबके सामने हो कि कौन कितने रेशो में हिंदुस्तान में बसता है और उसको सही सही प्रतिनिधित्व मिले। तो उस दिशा में कांग्रेस पहले ही ये सवाल उठा चुकी है। राहुल जी भी कह चुके हैं कि OBCs का प्रतिनिधित्व पूरा किया जाना चाहिए, उसकी गणना होनी चाहिए। और यहाँ भी मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि ये OBC का जो कोटा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। रही बात जो कानूनी इसकी बाध्यताएं वगैरह हैं, तो ये एक प्रोसेस है, ये पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेगा और इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा और हो जाएगा। जी, हमारे साथ महेश वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। महेश जी, आपका भी स्वागत है NDTV राजस्थान पर। आपसे यही प्रश्न कि जो आज बिहार के आंकड़े आए हैं, ये माना जा रहा है, एक अमूमन राजनीतिक समझ यही कह रही है कि आने वाले दिनों में ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। और आने वाले दिनों में हम जानते हैं कि राजस्थान के भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो घोषणाएं की है, जिसमें OBC आरक्षण 21 से बढ़ाकर उन्होंने 27% करने का ऐलान भी किया है, उन्होंने कास्ट सेंसस कराने की बात भी कही है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इसको एक बड़ा मुद्दा राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बनाएगी। तो ऐसे में बीजेपी के पास इसका क्या जवाब होगा? नहीं, बीजेपी के पास तो यही जवाब है कि जो राजस्थान में जिस प्रकार से फेल्योर रही है, जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चलती रही और राज्य जो है पूरा 5 साल जो है उथल पुथल में मचा रहा, तो वो डैमेज कंट्रोल करने का जो ये आधार अब जो चुना गया है। अगर मैं अखिलेश जी, आपको भी याद होगा कि कभी 89 में मंडल और कमंडल का जब शुरू हुआ राजनीति, तो उसमें लालू यादव एक जुमला कहते थे जब अपनी रैलियों में जाते थे और कहते थे
कि देखो तुम्हें हमने सड़क नहीं दिया, तुम्हें हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन तुमको एक चीज हमने दिया कि तुम इन राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, जो ये सवर्ण जातियां हैं, इनके आगे तुम सीना चौड़ा करके तुम चलते हो। ये कम बड़ी बात नहीं है जी। और ये तभी संभव है जब तुम लालू को कहीं सत्ता में देख रहे हो या लालू सत्ता में है। तो सवाल यह है कि इस तरह की जाति सर्वेक्षण, इस तरह की जाति जो ये कड़वाहट, ये जो कड़वाहट से एक राजनीति की जो ये जन्म लेती है और इससे जो विकास डिरेल होता है, अखिलेश जी, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश में और लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता है। ये मजाक है। आप 67 में देखिए, परियार से लेके तमाम सोशल रेवोल्यूशन के नाम पर जिस तरह से राजनीति की गई, फिर 89 में उत्तर भारत में सामाजिक क्रांति के नाम पर मंडल और कमंडल को लेकर आया गया और ये जो नारा दिया गया, आज फिर से कुछ हद तक हमारी राजनीतिक बौखलाहट जो है उस दिशा में लेकर जा रही है हमारी राजनीति को, या वो राजस्थान कह लीजिए, कहीं कह लीजिए, कहीं उसको ये लोग कंपनसेट करना चाह रहे हैं। लेकिन महेश जी, क्या यही आधार बनना चाहिए? आज विकास आपके पास नहीं है तो आप आरक्षण की खेल खेलेंगे। लेकिन महेश जी, जाति तो भारतीय समाज की एक हकीकत है, वास्तविकता, उससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। हम ये भी देखते हैं महेश जी कि जब राजनीतिक दल चुनाव में टिकट का बंटवारा करते हैं तो वो ये फैक्टर भी ध्यान में रखते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में किस जाति का बहुल है और उसी हिसाब से टिकट दिया जाता है ताकि उनके उम्मीदवार की जीतने की संभावना ज्यादा हो। तो ये तो ही है, सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण है, जाति के आधार पर है। माफी चाहूंगा, जाति की बात जो है संविधान भी नहीं करता है। वर्ग की बात हो समझ में आता है, ओबीसी, मोस्ट ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए जो है संविधान कहीं कुछ हद तक जो है प्रोटेक्ट इनको करता है और उसके तहत अगर कोई सुविधा मिली हुई है तो निश्चित रूप से उसको आधार बनाना चाहिए और उस आधार पे विकास भी होना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अब आपको 2014 के बाद 2019 में जो मैंडेट आया, जनादेश आया, उस जनादेश के उलट इस देश में 360 डिग्री पे इस सारी कवायद जो है, आपको मैं बता रहा हूं, बहुत सारे प्रयोग, राजनीतिक प्रयोग हुए इन दिनों में कि मोदी वर्सेस सारा प्रयोग हो गया, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल अगर नहीं हो पाया तो उसका एकमात्र अगर कारण है कि लोगों को विकास, कहीं विकास का आस्वादन किया है लोगों ने, कहीं उनको विकास धरती पे दिखाई दिया है, या वो बेशक जिस रूप में भी आया हो, या वो आयुष्मान के रूप में आया हो, या वो उनको फूड सिक्योरिटी बिल के रूप में उनको 81 करोड़ परिवार को जो है खाद्य सुरक्षा मिल रहा हो, या उनको कहीं विश्वकर्मा मिल रहा हो, या उनको कहीं स्वच्छता योजना का, नल जल योजना का लाभ मिल रहा हो, उनको सड़क का लाभ मिल रहा हो, उनको सर्व शिक्षा अभियान का लाभ मिल, ये तमाम योजनाएं 21 लाख करोड़ की सामाजिक सुरक्षा आज तक इस देश में कभी रही है क्या, जिसको बूते पे आप ये कह सके? तो सवाल है कि अगर पब्लिक को कहीं, जनता को कहीं उसका लाभ दिखाई दे रहा है तो क्या जाति और कितनी जातियों में आप बांट के और कितना ये वैमनस्य आप करिएगा? और समाजवाद का क्या अर्थ यही रह गया कि जाति में फूट डालो और जाति के तहत जो है, आज देखिए किस तरह से बौखलाहट ब्राह्मण वर्सेस राजपूत हो रहा है, किस तरह से आप पार्लियामेंट में जो है जाति सूचक तरीके से आप बोल के चले जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता है, सब लोग शांत है, मौन है, क्या मतलब बनता है इसका? इस पर अरुण जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ एक टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही है। पीएम मोदी थोड़ी देर पहले ग्वालियर में थे और वहां पर उन्होंने आज का जो घटनाक्रम है इस पर अपनी टिप्पणी भी दी। अपनी जनसभा में उन्होंने कहा कि ये देश को बांटने वाला कदम है और जो बात महेश जी कह रहे थे कि अभी ये समाज में आगे चल करके देखने की जरूरत है, ये जो जातियां हैं आप इस पर बांटने का जो प्रयास करते हैं ये देश के विकास के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। और ये इसमें अब कांग्रेस पार्टी जो पहले कभी इस तरह से खुलकर नहीं बोलती थी जातियों के आधार पर, वर्ग के आधार पर, अब वो खुलकर बोलने लगी क्योंकि वो अपने आप को विपक्ष में पाकर, एक तरफ पाकर के उसको लगता है कि सत्ता में अगर आना है तो उसका रास्ता यही है कि हम ये जाति के रास्ते पर चले। अरुण जी देखिए, ऐसा नहीं है, मुझे ये महेश जी क्या कह रहे थे वो नहीं सुनाई दिया, पर आपने अभी जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है। देखिए, बांटने की राजनीति का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि उनकी हर क्रियाविधि में बांटने का ही काम रहता है, वो चाहे धर्म पे हो, संप्रदाय पे हो, जातियों पे हो। अभी ये हमने देखा है आदिवासियों के साथ कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या व्यवहार किया,
महिलाओं के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है वो भी जग जाहिर है। ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी आजाद घूम रहे हैं। मतलब इसको स्पष्ट संरक्षण कहा जा सकता है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये मणिपुर जो आज घट रहा है पिछले 5 महीने से, ये एक छोटी विंडो के तौर पे देखा जाना चाहिए कि ये जो डिवाइड करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है, वहां भी इन्होंने 2-3 जातियों को आपस में एनकरेज किया लड़ने के लिए। एक पर्टिकुलर जाति हथियार छीन के ले गई, और जो भी चल रहा है उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर ये उसका पोटेंशियल है कि ये कहीं भी हो सकता है अगर आप इस तरीके से लोगों को डिवाइड करने की राजनीति करोगे। और ये जो जाति का है, वो देखिए ये कड़वा सत्य है हिंदुस्तान में कि हजारों बरस तक ये जातियां प्रथा चली हैं, इनमें से कुछ को बहुत दबा के रखा गया है। ये सब कुछ ऐतिहासिक है। आज भी मैंने जैसे पहले कहा कि काफी डिस्टेंस कवर करने के बाद भी हमने बहुत काम किया है, कांग्रेस की सरकारों ने भी और अब शायद भारतीय जनता पार्टी में, फिर भी आप रोज कहीं ना कहीं सुनते हैं किसी नीच जाति के आदमी को घोड़ी पे जाना अलाउ नहीं है, उसको रास्ते में सामने नहीं आना चाहिए। वो ये सब आज भी छुआछूत हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ये दुर्भाग्य की बातें हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रोफेसर बद्रीनारायण, आप भी हमारे साथ रहिए, और महेश जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन मिथिलेश जी, आपका शुक्रिया। बात करें कि आज जिस तरह से बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके बाद राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है। प्रोफेसर बद्रीनारायण हमारे साथ बने हुए, गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के। प्रोफेसर, आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बात हो रही थी कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 14-19 में ओबीसी जो वोट है वो ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी के साथ आया, और ये विपक्ष के लिए चिंता की बात थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये वोट ऐसा है जो हमेशा उनका साथ रहा है, खासतौर से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो एक प्रयास ये किया जा रहा था लंबे समय से कि ये जो ओबीसी वोट बीजेपी के साथ गया है, इसको फिर से खींचकर अपने पाले में लाया जाए। आपको लगता है ये कास्ट सेंसस एक ऐसा मुद्दा है जो वाकई ये जो ओबीसी वोट बीजेपी के साथ गया है, इसको वापस इन पार्टियों के साथ लाने में कामयाब हो सकता है? अखिलेश जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इन लोगों की आकांक्षा तो यही है और स्ट्रेटजी भी यही है कि इसके माध्यम से जो ओबीसी वोट का एक बड़ा परसेंट ही अपने तरफ ले लें। अपना बड़ा परसेंट क्या है, वो पूरा लेना चाहते हैं, क्योंकि लेकिन क्या है कि इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, ये कॉन्वेंशनल कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है, जो बीजेपी ने एक नई जो राजनीति शुरू की है, और वो राजनीति विकास एस्पिरेशन, यानी आइडेंटिटी इज रिप्लेस्ड बाय एस्पिरेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो उसमें जो कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट आइडेंटिटी तो है, हमेशा जीवित रहेगी, लेकिन कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स वो उसने डाइल्यूट कर दिया है, जो एस्पिरेशन अबाउट डेवलपमेंट। तो एक तो ये हुआ है। दूसरा ये हुआ है कि जैसा बीजेपी ने अपना एक आयरन कर्टेन बना रखा है, वो आयरन कर्टेन नॉन डोमिनेंट ओबीसी एंड एमबीसी वोटों का एक अलायंस। तो इसके कारण वो इनकी पॉलिटिक्स को ओबीसी कम्युनिटी में प्रभावी होने से रोकेगी। यानी ये जो रिजर्वेशन बेस्ड, ये जो कास्ट सेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स है। तीसरी जो बात होगी वो ये होगी कि चूंकि मोदी जी ने एक नई भाषा राजनीति विकसित करी है, और उसमें वो रिप्रेजेंटेशन को भी एड्रेस करते हैं, और पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन को साथ साथ इसमें जो माइक्रो प्लानिंग है, डेवलपमेंटल माइक्रो प्लानिंग, जो डेवलपमेंटल रिसोर्सेज का माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे भी आपने देखा होगा कि छोटी छोटी उन्होंने सब सेक्शंस को लेकर पॉलिसीज बनाई। तो वो उन तक, देखिए इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग को लगता था कि आइडेंटिटी वर्क्स वेल, आइडेंटिटी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन एक समय के बाद वो अपना आकर्षण खोने लगता है। जब बहुत सालों तक लगातार उसका कोई इस्तेमाल करता है, तो वो उसकी शक्ति लूज होने लगती है। तो ऐसे में एक इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है, और ये जो प्रॉब्लम है कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का, उसको समझ करके ही बीजेपी ने एक उसको इकोनॉमिक्स से जोड़ा है। और तीसरा जो इसका एक वर्टिकल इम्पैक्ट है, उसको इसने हॉरिजॉन्टल किया है, जैसे गरीब कल्याण, बेनिफिशियर कम्युनिटी का बहुत बड़ा विस्तार, जिसमें कि एमबीसीज हैं, ओबीसीज हैं।
तो मुझे तो नहीं लगता कि ये एक तरह की, कई बार क्या होता है अखिलेश जी, एक फैलेसी क्रिएट होती है कि एक होमोजेनिटी बन जाएगी, लेकिन वो बनती नहीं है। आपने देखा होगा आजादी के कॉलोनियल टाइम में जब सेंसस आया तो ये माना गया कि ठीक है सेंसस से कैटेगरीज पैदा हुए, लेकिन आपने देखा होगा कितना फ्रैक्चर्ड, कितना कॉन्टेस्टेशंस, कितना आपसी जातियों की लड़ाई, यानी एक जाति अपने में ही एक ही सेम स्ट्रक्चर की जाति एक दूसरे से लड़ने लगी कि नहीं हम तो नीचे थे, हम तो ऊपर थे, हमें यहाँ कैसे कर दिया, हमें वहां कैसे कर दिया, यहाँ ये होगा कि हमारा इतना परसेंट क्यों कर दिया, हम तो ज्यादा थे। और फिर सबकी अपनी अपनी सब जो आइडेंटिटीज हैं वो उभरेंगी। जब सब आइडेंटिटीज उभरेंगी तो उनके अपने एस्पिरेशंस होंगे, क्योंकि अब पहले जैसा समय नहीं रह गया कि लोग मुख सिर्फ वोटर बने रहें, दे ऑल्सो वांट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो जो छोटी छोटी दलित जातियां हैं और ओबीसी जातियां हैं वो भी अपना पार्टिसिपेशन मांगेंगी। तो ये जो भ्रम है ना, मुझे कई बार लगता है एक भ्रम भी है कि इससे कितना होमोजेनिटी बन जाएगी कि उससे सारा वोट इधर आ जाएगा। ये ठीक है कि बिहार जैसी राजनीति में जहां पर, या राजस्थान में, या ऐसी जगहों पे जहां पर ओबीसी लीड कर रही है, लीडिंग कम्युनिटी है पॉलिटिक्स में, तो वहां पर अभी, यानी राजस्थान में अभी है, बिहार में तो सोशली भी ओबीसी एक लीडिंग कम्युनिटी है। तो ऐसे जगहों पर ये कोहेजन थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि बीजेपी ने जैसे पिछले दिनों बिहार में टर्न किया है और उसने सम्राट चौधरी को बनाया है, अभी आपके इंटरव्यू में उनका आ रहा था, ऐसे उसने ढेर सारे पार्टी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में ओबीसी लीडरशिप को कल्टिवेट किया है। तो वहां वो शायद उसको रोकने में कितना कामयाब हो गई ये देखना है। लेकिन केंद्रीय राजनीति में और मोदी इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में जो कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा शेयर बीजेपी का उनकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि अब लोगों में एक अलग अलग, यानी ठीक है जाति से हम खुश होते हैं लेकिन हमको सस्टेनेंस चाहिए, इकोनॉमिक सस्टेनेंस चाहिए, हमको आर्थिक आधार चाहिए, हमको विकास चाहिए, हमको अपने आगे बढ़ने की मोबिलिटी चाहिए। और वो सिर्फ रिजर्वेशन से, एक बहुत अच्छी बात अभी नरेंद्र मोदी का मैं सुन रहा था, उन्होंने सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स को रीडिफाइन करने की कोशिश की और उन्होंने कहा है कि अगर सड़क कहीं बन जाता है किसी गरीब बस्ती में और वहां से वो बाहर आने लगता है तो भी उसका एस्पिरेशन बढ़ता है और उसका एक डेवलपमेंट होता है। तो वहां तक सोशल जस्टिस पहुंचता है, सोशल जस्टिस डेवलपमेंट के थ्रू भी पहुंचता है। तो सोशल जस्टिस को एक तरह से, समग्र सोशल जस्टिस को कह सकते हैं आप, रीडिफाइन करने की कोशिश वो कर रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स बेस्ड सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको, जो कि मंडल की राजनीति है, उसको वो थोड़ा डाइल्यूट करता है और एक नई तरह की सोशल जस्टिस को, की बाउंड्री को विस्तारित करता है। महेश जी, आपको लाना चाहूँगा इस चर्चा में। जो बात मैंने पूछी थी प्रोफेसर बद्रीनारायण से, वही आपसे भी। ये कहा जाता है कि पिछले 9.5 वर्षों में एक नया वोट बैंक तैयार हुआ है बीजेपी का, जो कि केवल और केवल पीएम नरेंद्र मोदी के चलते हुआ है। ये वो तबका है जो कि गरीब तबका है, जो उम्मीदें काफ़ी बांधता था कि सरकार उनकी तमाम इच्छाओं को पूरी करेगी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगती थी। लेकिन एक नया ऊर्जा का संचार उनके भीतर हुआ है और यही कारण है कि पिछले 2 चुनाव, कम से कम लोकसभा के और 2 यूपी के चुनाव में ये वोट बीजेपी के साथ आया। और जो बात प्रोफेसर बद्रीनारायण भी कह रहे थे कि ये वो तबका है जो कि नॉन डोमिनेंट ओबीसी पार्टीज, यानी गैर यादव आप कहें, उस तरह की जो जातियां हैं वो साथ में आई हैं बीजेपी के। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये जो प्रयास किया गया है जातिगत सर्वेक्षण का, ये बीजेपी के उस वोट में सेंध लगाने के लिए किया गया है? और क्या इसके चलते बीजेपी डिफेंसिव हो जाएगी? क्योंकि जब ये बात आती है, पूछा जाता है कि आपने आंकड़े जारी क्यों नहीं किए, या सुप्रीम कोर्ट में आपने ये क्यों कह दिया कि जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हो सकती, तो ये सारे वो मुद्दे हैं जो विपक्ष के हाथ में हथियार दे देते हैं। महेश जी, आवाज आ रही है? महेश जी, शायद म्यूट कर दिया था आपने जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जो बद्री जी ने बात कही, मैं कुछ हद तक उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री की कोशिश ये नहीं रही कि खींचने का काम किया। जो एक राजनीतिक फरेब था इस देश में, जो आज भी चल रहा है, या वो जाति जनगणना के माध्यम से ही देख लीजिए, आखिर में उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसके जरिए जनता को मिलेगा क्या। उस जाति जनगणना पे अरबों खरबों फूकने के बाद भी आप उस जनता को देने क्या जा रहे हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए। एक्सेप्ट दैट कि आप एक राजनीतिक कैलकुलेशन करके कि कहां गोटी कैसे फिट करेंगे, जाति जनगणना का क्या फायदा है? राजनीतिक फायदा है। पब्लिकली उसका कोई
डेवलपमेंट से क्या लेना देना है, ना उसकी कोई स्ट्रेटजी आप कर ही नहीं सकते हैं। जाति जनगणना आप वो जाति सर्वेक्षण है। एक तो पहली बात तो ये है कि मैं बद्री जी की बात का समर्थन इस तरह से कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री इस बात में सफल रहे कि जो ये राजनीतिक फरेब जो है इस देश में सन 67 से सोशल रेवोल्यूशन के नाम पर जो चल रहा था, उन्होंने उस बैरियर को तोड़ा है। और वो जो था कि 70-80% जो जाति आधारित राजनीति होती थी वो अब शिफ्ट हो गया, रिवर्स हो गया। अब वो विकास पे आ गया 70 और 80, और जो 20 से 30 का जो था अभी भी वो चीज उसी में जकड़ी हुई है, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा आधार है वो यही है कि जो ये सोशल रेवोल्यूशन के नाम पर जो ये इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ ये गैंग तैयार हो जाते हैं। आप देखिए कि सोशल रेवोल्यूशन के ऊपर इस देश में अगर आप कैलकुलेट करें तो मैं समझता हूं 80 लाख करोड़ रुपया में एक दिन बड़ी अच्छे से चिंतन और मनन कर रहा था, तो मोर देन 80 लाख करोड़ रुपया की जो है भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। देश का जो पैसा था, राजस्व था, बिकॉज ऑफ दिस सोशल रेवोल्यूशन। ये जो सामाजिक अवधारणा लेकर हम आते हैं और बताते हैं कि समाज के अंदर जो है किस तरह से हमें समाज का से सरोकार है, कभी जाति सर्वेक्षण के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी इनको दिवा सपने दिखा करके देखिए साहब हम लोग जो है आपको सवर्णों और ठाकुरों और ब्राह्मणों से बचाने का काम करते हैं। तो ये जो सोच है, इस सोच के साथ जो बाजीगरी की जाती है, राजनीतिक बाजीगरी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगाने में प्रधानमंत्री सफल रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण आपको दे रहा हूं। आज की डेट में ये नकल कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी कभी कारपेंटर बन जाते हैं, कहीं ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं बन पाते हैं कि आप प्रधानमंत्री की तरह कहीं इंस्पिरेशन लाए इस देश में, मोटिवेशन लाए कि देखिए हम लोगों को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, एक माहौल बने। इस देश में माहौल बनाने का काम जो है किसी भी तरह से न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले मिला और ना उनके बाद मिलने वाला है इन लोगों से, क्योंकि आज राज्य सरकार ये चला रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि आप अगर अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, आप रोजगार दे रहे हैं, तो कहीं दिखना चाहिए ना। अगर आप दिखावा भी करें तो भी कहीं ना कहीं संतुष्टि होगी, एक कहीं वातावरण बनेगा कि भाई विकास की जो है कुछ बात हो रही है, लोगों में कहीं ना कहीं भरोसा जगेगा। ये लोकतंत्र की बात है। जब सरकार 5 साल के लिए चुन के भेजी जाती है तो मौज करने के लिए नहीं भेजी जाती है, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं भेजी जाती है, आपकी 10 पीढ़ी को धनवान बनाने के लिए जनता नहीं वोट देती है। आप कम से कम इस राजनीतिक फरेब को बंद करिए। और इसका अगर पर्दाफाश इस देश में नहीं हुआ अखिलेश जी, इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति इस देश में कुछ नहीं। बिल्कुल प्रधानमंत्री इसमें कामयाब है। जी, आपने जो कहा इस पर अरुण शर्मा जी की मैं टिप्पणी में लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर नरेश पटेल के पास जाना चाहता हूँ। स्वागत है आपका डॉक्टर पटेल, ओबीसी अधिकार मंच के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पटेल, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम इसको एक राजनीतिक चर्चा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि चुनाव सिर पर हैं। अभी बिहार में ये फैसला हुआ, आज निर्णय भी हुआ है, आज एक तरह से आंकड़े भी सबके सामने आए हैं। ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान में इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अगर ओबीसी पॉपुलेशन की बात करें तो 50% से अधिक संख्या यहाँ पर राजस्थान में ओबीसी की है। तो ऐसे में उनकी नुमाइंदगी, उनके अधिकार, और ये जो बात कही जा रही कि कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो कराया जाएगा, जो बात राहुल गांधी की ओर से कही गई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कही गई, और साथ ही ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की बात भी यहाँ पर राजस्थान में की जा रही है, तो इसका आप राजनीतिक असर क्या देखते हैं? डॉक्टर पटेल, आपने शायद म्यूट किया हुआ, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। अखिलेश जी, एम आई ऑडिबल? हाँ, अब जी हाँ, आप सुनाई दे रहा है जी। हाँ अखिलेश जी, जहां तक जातिगत जनगणना का प्रश्न है, और भारत जो है मुख्यतः गांव का देश माना जाता है, और गांव में जाति जो है बहुत ही प्रमुख भूमिका में आज भी है और हजारों सालों से रही है। और सबसे बड़ा चीज, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए इस जातिगत जनगणना को, राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता है जातिगत जनगणना का, तो एक बड़ा सा एक अजीब सा परसेप्शन बनाया गया है राजस्थान को लेकर कि यहाँ पर ओबीसी का आरक्षण जो है जाटों ने ले लिया या फिर विश्नोई ने खा लिया। तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा जाट कितनी संख्या में है और विश्नोई कितनी संख्या में, और उनको कितना नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन मिला। जैसे यूपी में और बिहार में देखा जाता है, ये आरोप लगता है कि यादव ने सारा आरक्षण छीन लिया। यादव जातिगत जनगणना में 14.26 निकले हैं। तो जाति जब समाज की सत्यता है, जैसे आप खुद देखेंगे कि मैट्रिमोनियल्स में जो होता है, मैट्रिमोनियल्स में क्या है, भारत में जाति के आधार पर ही तो शादियां होती हैं। जब जाति व्यवस्था है इस देश में तो जातियों को गिनने में दिक्कत क्या है? जब जाति है तो उससे गिन के ही तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सी जाति पीछे रह गई मुख्य धारा में आने से
और सबसे बड़ी चीज, मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उसमें से केवल एक सिफारिश 1992 में लागू हुई और 2006 में दूसरी सिफारिश लागू हुई। दूसरी सिफारिश 2006 में लागू हुई। 40 से ज्यादा सिफारिशें थी उसमें। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि राजनीतिक दलों को इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे आना चाहिए। राजस्थान में जो देखते हैं केवल 21% आरक्षण है, जबकि राजस्थान में अगर जातिगत आंकड़े देखे जाएं तो लगभग 50 से 60% ओबीसी न्यूनतम निकलेगा। तो मैं समझता हूं जातियों की गिनना होनी चाहिए और जातियों की गिनती होने से नुकसान नहीं है, ताकि सब देश की आधी आबादी को आप पीछे छोड़ के किस विकास की तरफ आप जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो राजनीतिक दल या जो सामाजिक संगठन इस जातिगत जनगणना को लेकर आगे आ रहे हैं, और यही बीजेपी, अगर बीजेपी का अपन कहें अभी विरोध कर रही है तो गोपीनाथ मुंडे जी पक्ष में थे। 2010 की संसद का आप वो वीडियो उठा के देख लीजिए, गोपीनाथ मुंडे जी और उस मुंडे जी के जस्ट पीछे राजस्थान के मेघवाल जी बैठे हुए थे जो अभी कानून मंत्री है, उन्होंने भी टेबल पर तालियां बजाई थी इस जातिगत जनगणना की मांग को लेकर। तो मैं ये समझता हूं बीजेपी को भी इसमें साथ आना चाहिए, कांग्रेस को भी साथ में आना चाहिए और सभी क्षेत्रीय दलों को आना चाहिए, और देश की सभी आबादी को, और जो राहुल गांधी ने कहा जितनी आबादी उतना हक, मैं समझता हूं वो उचित है। बिल्कुल। तो अरुण जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आपने महेश जी को भी पहले सुना होगा, लेकिन जो बात डॉक्टर नरेश पटेल कह रहे हैं उससे एक सवाल दूसरा उठ खड़ा हुआ है इस चर्चा में। वो ये है कि क्या कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, क्योंकि आज भी जो बिहार के आंकड़े आए हैं इसमें एक तो जो पिछड़ा वर्ग है उसके आंकड़े दिए गए हैं, दूसरा आंकड़ा दिया गया अति पिछड़े वर्ग का। और जो बात डॉक्टर नरेश पटेल भी कह रहे हैं कि क्या वाकई सही मायनों में सही अनुपात में नुमाइंदगी मिली है या नहीं मिली है, क्या ऐसा तो नहीं कि एक ही जो जाति है जिसका कि थोड़ा वर्चस्व है उसी ने अधिकांश जो हिस्सा था आरक्षण का वो ले लिया, अपने हक में ले लिया, और जो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियाँ थी उनको वो हक नहीं मिल पाया। तो इसलिए जस्टिस रोहिणी आयोग भी बना है, आप जानते हैं, उसकी रिपोर्ट भी जो है राष्ट्रपति को दी जा चुकी है, जो कोटा विद इन कोटा की बात करती है। आपकी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, एक तो शायद किसी टेक्निकल वजह से जो हमारे बीजेपी के दोस्त हैं उनकी आवाज तो यहाँ तक मुझे नहीं मिल पा रही है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है मदन जी ने क्या कहा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। महेश जी यही कह रहे थे कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में जो ओबीसी वर्ग है उनको अधिकार दिलाने का पूरा प्रयास किया है। उनकी जो आकांक्षाएं थी उनको एक अलग फलक पर लेकर के गए हैं, उनको जो देश की तरक्की थी उससे जोड़ा है, और जो जाति के आधार पर बांटने का प्रयास किया जाता है ये उचित नहीं है। जी, तो मैंने पहले भी कवर किया है कि देखिए, आपने भी कहा है इसको कि ये जाति के आधार वाली बात तो सर्वमान्य है। बीजेपी खुद सारे टिकट पूरे हिंदुस्तान में जाति के अनुपात में देती है, जाति के बाहुल्य को देखा जाता है। तो इसलिए अचानक वो होली दिन दाऊ वाला रोल ले लें कि इससे देश विभक्त हो रहा है, वो तो बहुत दूर की कौड़ी है। वो भी सरासर इसी लाइन पे चलते हैं। बल्कि देखिए, उनके तो डिवीजन के और भी कई नुस्खे हैं। मतलब अगर आप ओपनली 80 वर्सेस 20 है ये चुनाव कहने की हिम्मत रखते हो इस देश में, अगर आप ओपनली एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़े कर देते हो, और मणिपुर सुलगता हुआ एग्जाम्पल है, तो ये सब तो कहने की बातें हैं। बाकी जाति, जैसा पटेल साहब ने अभी कहा, ये एक सख्त हकीकत है हिंदुस्तान की, और जितनी जाति का अनुपात, जिस अनुपात में उसकी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से उनको अधिकार मिलने चाहिए। इसमें किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो अरुण जी, प्रश्न ये भी था आपसे, प्रश्न ये भी था कि क्या कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, यानी जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाती हैं, जो बिल्कुल हाशिए पर हैं, उन्हें नुमाइंदगी कैसे मिलेगी? क्यों ऐसा हो कि कुछ ताकतवर जातियां ही, पिछड़ों में जो ताकतवर जातियां हैं वो उनका हिस्सा ले लें? जो बात डॉक्टर पटेल की चर्चा से भी निकल करके सामने आई है। नहीं, उसमें तो देखिए, इस विषय के विशेषज्ञ और सभी बड़े राजनीतिज्ञों को बैठकर ये सोचना ही पड़ेगा कि फिर तो क्या न्याय हुआ, सामाजिक न्याय। अगर बिल्कुल सबसे पिछड़ी हुई जाति का भी कोई उससे डेवलप जाति अधिकार ले जाए,
तो ये तो पूरे सिस्टम की फेलियर है और इसको बहुत ध्यान से किया जाना चाहिए और क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और उस सब के लिए दोस्त जाति की गणना तो बहुत आवश्यक है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप चाहें भी तो विशफुल थिंकिंग है कि जाति में कुछ नहीं रखा है। हिंदुस्तान में अभी भी जाति प्रथा पर सब कुछ रखा है, क्योंकि ये हजारों साल की परंपरा है, इसको लुप्त होते होते टाइम लगेगा, अभी और टाइम है। दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। और मेरे ख्याल में ये विशेषज्ञों पे और राजनीतिज्ञों पे छोड़ दिया जाना चाहिए कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होना चाहिए। जी, जाते जाते प्रोफेसर बद्रीनारायण आपसे यही समझना चाहेंगे कि क्या रोहिणी आयोग वो एक ऐसा हथियार हो सकता है जो बीजेपी के लिए, सरकार के लिए, कि वो इस पूरे मुद्दे की काट निकाल सके? क्योंकि अगर वो जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट बीजेपी सरकार लागू कर देती है तो ये एक मुद्दा ज़रूर बन सकता है कि किस तरह से कोटा विद इन कोटा करके वो जातियां जिन्हें अपना हक नहीं मिला है पिछले 75 वर्षों में, उसे दिलाने का प्रयास सरकार करेगी। कम से कम ये मुद्दा बीजेपी बना सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है रोहिणी आयोग ही वो काट हो सकती है जिससे कि कोटा विद इन कोटा एक जो होमोजीनियस आइडेंटिटी बनाने की कोशिश हो रही है इस कास्ट सेंसस पॉलिटिक्स से, उसको तोड़ सकती है। ऑलरेडी ऐसे प्रयास बीजेपी ने पहले किए हैं। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट राजनाथ सिंह के समय, फिर योगी आदित्यनाथ जी ने उसको किया था। तो एक एस्पिरेशन इन जातियों में बढ़ गई है जो कि मोस्ट मार्जिनल है, जो कि लेफ्ट आउट है। यानी क्या होता है, ये जो वर्टिकल एड्रेस करती है ये जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है, उसमें बहुत सारी जातियां जिनको कैपेसिटी टू एक्वायर, एस्पायर अभी नहीं विकसित हुई है, कैपेसिटी टू एक्वायर नहीं विकसित हुई है, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं होता या उनको अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं होता और वो पीछे ही रह जाती हैं। और कुछ ही जातियां जो आगे बढ़ती हैं, जिनके पास शक्ति हो जाती है उसको एक्वायर करने की, वो आगे बढ़ के उसका फायदा ले लेती हैं और वो फिर शक करना शुरू करती हैं। तो एक कैपिलरी होल जैसा विकसित हो जाती है। तो ऐसे में उन जातियों को जो पीछे छूटी हुई होती है, लेफ्ट आउट होती है, उनको पॉलिटिकली तो बीजेपी ने पहले ही जोड़ने की कोशिश की। अब उनको वो योजनाओं से, पॉलिसी से, प्लानिंग से जोड़ रही है। और ये जो वो कोटा विद इन कोटा जैसी चीज होगी तो मुझे लगता है कि उससे वो होमोजेनिटी टूटेगी जो ये कास्ट सेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स बनाने जा रही है। और वो एक जो एस्पिरेशन उनमें बन गया है। और जैसे ही वो जगह मिलेगी उनको, जैसे ही वो ऑफर होगा कि भाई इतना % आपके लिए किया जा रहा है, वैसे ही वो अपनी तरह से एक अपनी दुनिया बना लेंगे और इस तरह की पॉलिटिक्स से वो अपने को अलग कर देंगे। ये मुझे भी लगता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बद्रीनारायण इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आज का ये जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है इसके क्या राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही डॉक्टर नरेश पटेल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।